बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम चैप्टर नंबर 2 का आर्टिकल टॉक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। स्टूडेंट्स, टॉक के बारे में आपको पहले भी बहुत सी इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि क्लास 9th में आप लोग ये आर्टिकल पढ़कर आए हैं, लेकिन अब हम इसको और डेप्थ में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको टॉर्क का एक और नाम बता दूं और उसे हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स, ये मोमेंट का वर्ड जो है ना, जहां भी टर्निंग आ जाए, घुमाव आ जाए, इसे हम बोलते हैं मोमेंट। तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब है, ये मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन करें मेरे पास ये एक रॉड है और ये रॉड का बिल्कुल सेंटर, इसे मैं बोलता हूं इसका सेंटर ऑफ मैस है। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पर जितना मैस है, इसके राइट साइड पर भी उतना ही मैस है। तो ये बॉडी का सेंटर ऑफ मैस हुआ। नाउ स्टूडेंट, जस्ट इमेजिन करें अगर मैं एक फोर्स इसी सेंटर ऑफ मैस पर अप्लाई करूं, तो क्योंकि लेफ्ट साइड पर जितना मास है, राइट साइड पर उतना ही मास है, तो ये पूरी की पूरी बॉडी एक साथ मूव करेगी। इस बॉडी के ऊपर हर पार्टिकल की एक ही वेलोसिटी और एक ही एक्सेलरेशन होगा। नाउ स्टूडेंट्स, यही फोर्स की डेफिनेशन है। एक्चुअली में हम कहते क्या हैं कि जब कोई बॉडी पूरी की पूरी एक साथ आगे जा रही हो, तो हम कहेंगे कि इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स। ये एक फोर्स के जरिए असर है। नाउ स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन करें कि मैं यही फोर्स बजाय इसके सेंटर ऑफ मैस पे लगाने के, मैं इस सेंटर ऑफ मैस से किसी और पॉइंट पर लगाता हूं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पॉइंट पर फोर्स लगाऊं, आपको मालूम है इसके दोनों तरफ क्या मैस सेम है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। इस वजह से जब मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बजाय पूरी बॉडी एक साथ जाने के, बॉडी एक तरफ को टर्न करना शुरू हो जाएगी क्योंकि दूसरी तरफ मैस हैवी है। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सिस्टम है, हम कहेंगे कि बॉडी में इस फोर्स ने क्या प्रोड्यूस कर दिया? टॉर्क। लग अब भी फोर्स रही है, लेकिन अब फोर्स पूरी बॉडी को एक साथ आगे लेकर नहीं जा रही, बल्कि बॉडी किसी पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही है, या सर्कल में मूव कर जाएगी, या दूसरे अल्फाज में टर्न कर जाएगी। इसे हम बोलेंगे कि नाउ द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ टॉर्क। तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि टॉर्क और फोर्स में थोड़ा सा फर्क है। फोर्स पूरी बॉडी को एक साथ मूव करवाती है, जबकि टॉर्क जो है वो बॉडी में रोटेशन या टर्निंग प्रोड्यूस कर देती है। और टर्निंग की वजह आप देख लें, जब आप सेंटर ऑफ मैस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी ने टर्न हो जाना एक तरफ को। नाउ स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसका नाम रखा मोमेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का मोमेंट, फोर्स का चीजों को घुमाना। या फिर दूसरा नाम मैंने आपको बताया है कि टॉर्क के बारे में हम कहते हैं इट इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करना जरूरी समझता हूं कि टर्निंग इफेक्ट का बच्चे अक्सर गलत मतलब लेते हैं। जरा देखते हैं टर्निंग इफेक्ट क्या है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ टॉर्क। एक ऐसी एग्जांपल दे जिसमें टॉर्क है। आप फौरन कहते हैं नहीं, सर ने बताया कि टॉर्क जो है वो टर्निंग इफेक्ट है, तो बच्चे फौरन से एग्जांपल देंगे, सर फैन। फैन क्योंकि घूम रहा है, टर्न कर रहा है, तो उसमें टॉर्क है। अब यहां पर याद रखिएगा, दिस इज रॉन्ग एंड इनकम्प्लीट एज वेल। आपको टर्निंग इफेक्ट का मतलब समझना होगा। स्टूडेंट्स, टर्निंग इफेक्ट का मतलब किसी चीज का घूमना नहीं है, बल्कि किसी चीज का घूमते हुए स्पीड को कम करना या स्पीड को ज्यादा करना है। यानी कि एग्जांपल में जो आपने गलती की, हो सकता है फैन जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। अगर फैन कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है स्टूडेंट, तो इस सूरत में आपको मालूम है वो टर्न कर रहा है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है। हम कहेंगे टर्न है लेकिन टर्निंग इफेक्ट नहीं है, यानी टॉर्क नहीं है। हर घूमती चीज में टॉर्क नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट, अगर ये फैन बंद है और मैं इसको अचानक से ऑन करता हूं, आहिस्ता आहिस्ता ये स्पीड बढ़ाएगा। अब ये टर्न भी कर रहा है और इसमें एक्सेलरेशन भी है। अब हम कहेंगे इसमें टॉर्क है।
और अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा था और मैं इसको ऑफ कर दूं, तो जैसे ही ऑफ करूंगा ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड कम करेगा, टर्न भी कर रहा है और स्पीड कम कर रहा है। अब मैं कहूंगा फिर से टॉर्क है। तो क्या हर घूमती चीज में टॉर्क है? नहीं स्टूडेंट, सिर्फ उन घूमती चीजों में टॉर्क होगा जिनकी स्पीड या कम हो या ज्यादा हो, कांस्टेंट ना हो। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि टर्निंग और टर्निंग इफेक्ट में डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं आपको टॉर्क की डेफिनेशन बताऊं, मैंने टॉर्क की डेफिनेशन नहीं बताई, इट्स नॉट द डेफिनेशन। टॉर्क की डेफिनेशन बताने से पहले क्यों ना हम डिस्कस कर लें दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला जो वर्ड है वो ये है कि पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड नहीं है, लेकिन समटाइम्स ये एक ही मतलब के लिए यूज हो रहे होते हैं। देखिए, पिवट एक पॉइंट है, एक्सिस लाइन को बोलते हैं, पॉइंट को नहीं बोलते। इनमें क्या डिफरेंस है? अगर आप मेरे से पूछते हैं इनमें क्या डिफरेंस है, तो सिर्फ परसेप्शन का डिफरेंस है कि भाई आप उसको 3D व्यू में देख रहे हैं या 2D व्यू में। नहीं समझ में आई? अभी आपको समझाता हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक दरवाजा है। आपको मालूम है दरवाजे को अगर मुझे खोलना है तो जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा तो दरवाजा अपने पॉइंट पर टर्न करेगा और आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि बॉडी हैज टॉर्क, डोर हैज टॉर्क। नाउ स्टूडेंट्स, अगर जिस एक्सिस पर ये पूरा दरवाजा रोटेट करेगा, ये जो एक्सिस है इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। नाम ही जाहिर कर रहा है कि वो एक्सिस जिसके गिर्द पूरा दरवाजा रोटेट कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट जरा दूसरी बात देखिएगा, अगर मैं इस 3D पॉइंट ऑफ व्यू की बजाय मैं सिर्फ इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऊपर से देखूं, ऊपर से देखने पर 2D व्यू में आप देखेंगे कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको ऊपर से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट नजर आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी भी रॉड को अगर आप बिल्कुल साइड से देखें तो एक पॉइंट नजर आता है। तो ये जो पॉइंट आएगा ये पिवट है। तो इसका मतलब वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर आप उसको इस तरह से देख रहे हैं कि वो पूरा नजर आ रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन अगर आप उसको इस तरह से देखेंगे सिर्फ एक पॉइंट नजर आएगा तो फिर हम उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कह नहीं सकते, क्योंकि अब वो एक्सिस नहीं बन रहा, वो एक पॉइंट बन रहा है, तो इसे हम बोलेंगे पिवट। तो इट्स सिंपल, अगर आप 2D डायग्राम बनाएंगे तो आप पिवट बनाएंगे। अगर आप 3D में या ऐसे व्यू में देखेंगे जहां पर पूरा एक्सिस नजर आ रहा है तो आप उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कह देंगे। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, इस आर्टिकल को समझने से पहले वो भी आपको मालूम होनी चाहिए, और वो है मोमेंट आर्म। नाउ व्हाट इज मोमेंट आर्म? आज के बाद स्टूडेंट्स मैं टॉर्क में जितनी भी एग्जांपल्स लूंगा वो स्पैनर की लूंगा। जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पैनर है। आपको मालूम है स्पैनर किस लिए काम आता है? ये नट्स को खोलने या बंद करने के लिए यूज होता है, आपने काफी दफा देखा होगा। नाउ जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, वो जो पॉइंट है जहां जिस पॉइंट पर नट लगा हुआ है, जिस पर इसने घूमना है, उस पॉइंट को तो मुझे पिवट कहना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो ये जो फोर्स और उस पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, स्ट्रेट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे बोलेंगे कि ये मोमेंट आर्म है। आर्म का मतलब होता है बाजू, तो आप कह सकते हैं ये पूरी उस रोटेशन का बाजू बन रहा है। तो नाउ स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि मोमेंट आर्म क्या है। मोमेंट आर्म इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के दरमियान? बिटवीन पिवट, एक तरफ पिवट थी, एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसे हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। स्टूडेंट्स मोमेंट आर्म के लिए हम सिंबल यूज करते हैं एल का। तो ये हमारे पास मोमेंट आर्म हो गया। नाउ स्टूडेंट्स अब जरा देखते हैं कि हमारा जो टॉर्क है वो कितनी चीजों पर डिपेंड करते हैं। आप कहेंगे सर आप इतनी चीजें बताई जा रहे हैं लेकिन अभी तक डेफिनेशन नहीं बताई। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जब तक आप ये सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं करेंगे डेफिनेशन समझने का मजा नहीं आएगा। तो पहले ये आखिरी चीज समझता है और फिर मैं डेफिनेशन की तरफ आऊंगा, लेकिन आप डेफिनेशन लिखेंगे यहीं पर ही। नाउ स्टूडेंट्स मैं बताने लगा हूं आप लोगों को कि डिपेंडेंस
ऑफ टॉर्क, कि टॉर्क किन चीजों पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, जस्ट इमेजिन करें वही स्पैनर है मेरे पास, मैं चाहता हूं इसमें ज्यादा टर्निंग इफेक्ट हो, यानी कि ज्यादा तेजी से ये घूमे। दो काम करूंगा। पहला काम तो मैं ये करूंगा कि मैं बजाय इस पर थोड़ी फोर्स लगाऊं, मैं इस पर ज्यादा बड़ी फोर्स लगा दूंगा, क्योंकि अगर मैं बड़ी फोर्स लगाऊंगा तो मुझे मालूम है ये ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो स्टूडेंट इसका मतलब टॉर्क किस पर डिपेंड किया? सबसे पहले फोर्स पर। नाउ स्टूडेंट्स, क्या कोई और भी चीज है जिस पर टॉर्क डिपेंड करेगा? बिल्कुल। वो चीज क्या है? नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ये एक फोर्स है जिसने टॉर्क जनरेट की। अगर मैं फोर्स ना चेंज करूं, क्या मैं टॉर्क चेंज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। जरा इमेजिन करें, यही फोर्स अगर आप पिवट के करीब लगाएं तो आप देखेंगे कि ये मुश्किल से रोटेट होगा। इसका मतलब टॉर्क जो है वो क्या हो गया है? वो टॉर्क कम हो गया है। इसका मतलब ना सिर्फ फोर्स मैटर करती है, बल्कि फोर्स पिवट से कितना दूर है ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको याद आया? फोर्स पिवट से कितना दूर होती है, इसे तो हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। यानी दूसरी चीज जिस पर डिपेंड करता है टॉर्क, वो क्या है? वो है मोमेंट आर्म। तो स्टूडेंट्स यहां पर दूसरी चीज क्या आ गई? मोमेंट आर्म। तो नाउ स्टूडेंट्स, वक्त आ गया कि आपको पता चल गया किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? फोर्स। दूसरा फैक्टर क्या है? मोमेंट आर्म, जिसका सिंबल एल था। तो नाउ स्टूडेंट्स, टॉर्क को कैसे डिफाइन करना है ये आप यहां लिखेंगे, लेकिन मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो व्हाट इज टॉर्क? तो टॉर्क इन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट है। टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स का प्रोडक्ट एंड मोमेंट आर्म लिख दूं, लेकिन मोमेंट आर्म की डेफिनेशन भी तो लिखी जा सकती है। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस between pivot and line of action of force, आगे ब्रैकेट में लिख देता हूं, मतलब मोमेंट आर्म। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स, टॉर्क दो चीजों का प्रोडक्ट हुआ, फोर्स और मोमेंट आर्म का। तो क्या यहां से फॉर्मूला निकाला जा सकता है टॉर्क का? बिल्कुल निकाला जा सकता है स्टूडेंट्स। ये देखिए जी, इसका फॉर्मूला होगा कि टॉर्क का सिंबल है टा, इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंट आर्म। तो ये देख लीजिए, हमारे पास ये सिस्टम आ गया। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी स्पैनर वाली, वो कुछ इस तरह से थी कि हमारे पास स्पैनर नट खोलने के लिए यूज होता है और स्पैनर कुछ कमोबेश इस तरह से बना हुआ था। नाउ स्टूडेंट्स, जब आप फोर्स लगाएंगे, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये जो पॉइंट O है ये हमारी पिवट है, इसको मैं पॉइंट O कह देता हूं। और यहां पर स्टूडेंट्स हम फोर्स लगा रहे हैं और ये है फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्ट्रेट डिस्टेंस। इसको मैं कहूंगा कि ये मोमेंट आर्म है। नाउ स्टूडेंट, जरा इमेजिन करें कि आपकी फोर्स इस मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर लग रही है, यानी कि व्हाट इज द एंगल? 90 डिग्री। लेकिन क्या हमेशा आप 90 डिग्री फोर्स लगाते हैं? स्टूडेंट्स, आप तो अपना एंगल जितना मर्जी चेंज कर सकते हैं। तो अगर एंगल 90 डिग्री हो, ये जो डेफिनेशन है और ये जो फॉर्मूला है कब एप्लीकेबल है? व्हेन फोर्स इज परपेंडिकुलर, यानी कि जब थीटा 90 डिग्री है। लेकिन अगर थीटा 90 डिग्री ना हो तो आइए जरा देखते हैं स्टूडेंट फिर क्या होगा।
नाउ स्टूडेंट्स जस्ट इमेजिन करें, जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि हमारे पास एक स्पैनर है और आप उस स्पैनर पर नट खोलने के लिए परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट जस्ट इमेजिन करें, क्यों ना हम इस फोर्स को थोड़ा सा एंगल चेंज कर दें, और ये मैंने एंगल इसका चेंज कर दिया और अब ये एंगल हमारे पास बन रहा है थीटा, जो कि 90 डिग्री नहीं होगा, कोई भी एंगल हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स अब मजे की बात यह है कि यहां पर वो फार्मूला नहीं लग सकता, क्योंकि टॉर्क वाला जो फार्मूला है उसमें फोर्स आनी चाहिए, वो फोर्स जो परपेंडिकुलर है। स्टूडेंट अब हम क्या करें, हम यहां पर एक काम करेंगे कि हम इस फोर्स F के दो कंपोनेंट्स बना देते हैं। एक कंपोनेंट हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, F cos थीटा होगा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसे हम F sin थीटा कहेंगे। और अब इस फोर्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। नाउ जरा स्टूडेंट इमेजिन करें, अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लें F cos थीटा, क्या इस कंपोनेंट की वजह से क्या हम रोटेट कर सकते हैं नट को? आप कहेंगे नहीं स्टूडेंट, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। और अगर मैं इस फोर्स की बजाय F sin थीटा लूं, तो क्या F sin थीटा की जो फोर्स है क्या वो नट को रोटेट कर सकती है? बिल्कुल स्टूडेंट्स, अगर ये वाली फोर्स हो तो फिर हमारे पास ये स्पैनर घूमना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब अगर फोर्स किसी एंगल पर लग रही हो तो फिर हमारे पास ये जो फोर्स है इसको पूरा का पूरा हम टॉर्क में इंक्लूड नहीं करेंगे, हम वो फोर्स लेंगे जो एक्चुअली में टॉर्क प्रोड्यूस करने वाली है। और वो फोर्स ये पूरी खुद नहीं है, वो फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी वैसा नहीं है। एक्चुअली में वो कौन है जो पूरा का पूरा स्पैनर को घुमाएगा? वो हमारे पास इस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि F sin थीटा है। तो स्टूडेंट्स जरा इस इमेज को देख लें, क्योंकि ये आपको बुक में नहीं नजर आएगा। अब बुक क्या करेगी, बजाय स्पैनर की एग्जांपल देने की, बुक इस केस को थोड़ा सा जनरल करेगी ताकि बच्चे यही ना समझते रहे कि स्पैनर ही सब कुछ है। तो इस वजह से हम स्पैनर की जरा जगह पर इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास स्पैनर नहीं है बल्कि कोई भी रिजिड बॉडी है, जैसे कि ये डायग्राम। तो ये डायग्राम बच्चे देखकर परेशान होते, ये क्या चीज है? ये एक्चुअली में स्पैनर की जगह किसी भी बॉडी को इमेजिन किया हुआ है, बस शर्त यह है कि ये बॉडी रिजिड बॉडी होनी चाहिए। रिजिड बॉडी क्या होती है इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल बस ये सख्त बॉडी होनी चाहिए, आप इतना याद रखिएगा। तो ये डायग्राम मैं आपके सामने बनाता हूं और फिर मैं यहां से दोबारा बात को कंटिन्यू करता हूं। नाउ स्टूडेंट्स जरा मैं ये डायग्राम फिर से बना देता हूं आप लोगों के सामने, और ये डायग्राम कुछ इस तरह से है। आप पूछेंगे सर ये क्या चीज है, ये कोई स्पैनर है या कुछ और? तो मैं कहूंगा ये एक्चुअली में कोई भी चीज इमेजिन की जा सकती है, क्योंकि एक जनरल डायग्राम है, कुछ भी इमेजिन कर लें। हम कहेंगे बस ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। नाउ स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रिजिड बॉडी है, मैं इस रिजिड बॉडी के ऊपर एक पॉइंट से इस रिजिड बॉडी को फिक्स कर देता हूं, यानी कि ये है हमारा पॉइंट O, जिस पर रिजिड बॉडी रोटेट करेगी। दूसरे अल्फाज में ये क्या हुआ, हमारा पिवट हुआ। नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट P वो पॉइंट है जहां पर मैं फोर्स लगाऊंगा, और आपको मालूम है जिस पॉइंट पर फोर्स लगे और पिवट उसके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोमेंट आर्म बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर मैं इसको एक वेक्टर की फॉर्म में शो करूंगा और मैं इसको R वेक्टर बोलूंगा। आपको मालूम है चैप्टर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था कि R जो है वो पोजीशन वेक्टर है। नाउ स्टूडेंट्स मैं लगाने लगा इस रिजिड बॉडी पर फोर्स। पहले याद है मैं इस पॉइंट का परपेंडिकुलर फोर्स लगाता था, जैसे यहां पर आप देखें मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर फोर्स। तो अगर ये मोमेंट आर्म बन रहा है तो परपेंडिकुलर फोर्स ऐसी होनी चाहिए, लेकिन अब मैं बजाय परपेंडिकुलर फोर्स लगाने के मैं लगाता हूं जी इस डायरेक्शन में फोर्स। दूसरे अल्फाज में थीटा एंगल पर मैंने फोर्स लगाई। नाउ स्टूडेंट्स आपको मालूम है जब मैं ऐसे करूंगा तो फिर मेरे पास एक ही तरीका रह जाएगा इस सारे सिचुएशन को सॉल्व करने का कि मैं इन फोर्सेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बना दूं। नाउ स्टूडेंट्स आपको मालूम है अगर ये फोर्स है F तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये और एक ये। नाउ स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो कंपोनेंट होता है, अगर ये एंगल थीटा है तो आपको मालूम है ये एंगल भी थीटा होगा। मैं लिखता नहीं हूं, बस याद रखिएगा ये एंगल थीटा। थीटा के साथ वाला कॉज कंपोनेंट होता है F cos थीटा, और थीटा के सामने वाला साइन कंपोनेंट होता है यानी कि F sin थीटा। नाउ स्टूडेंट्स अब ये वो वाली डायग्राम है जो आपकी बुक ने बनाई हुई है। नाउ स्टूडेंट्स
अब सॉल्व कैसे करना है? हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला तो कब एप्लीकेबल है? ये फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल है जब एंगल 90 हो, क्योंकि कौन सी फोर्स इंपॉर्टेंट है? जो 90 डिग्री पर हो वही फोर्स रोटेट करवा सकती है। तो हम भी क्या करेंगे, यहां पर वो फोर्स देखेंगे जो 90 डिग्री पर है मोमेंट आर्म से, और वो ये है F sin थीटा। तो इसका मतलब जब आप टॉर्क फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क ऑन एनी रिजिड बॉडी, किसी भी रिजिड बॉडी के ऊपर टॉर्क, जैसी मर्जी फोर्स हो, जैसा मर्जी एंगल हो, फिर आप क्या करेंगे जनरल केस में? तो आपको करना पड़ेगा रिजॉल्व अपनी फोर्स को। जैसे मैंने यहां फोर्स के दो हिस्से बनाए, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा जी? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। और नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर अब मैं हर बात नहीं लिखूंगा, यहां पर आप लोगों ने बुक का पैराग्राफ लिखना है, ठीक है जी? लेकिन उसमें है क्या वो सारी बात मैं बता देता हूं। तो बुक के पैराग्राफ में वो कहेगा कि भाई मैंने फोर्स F के दो कंपोनेंट्स कर दिया, F sin थीटा और F cos थीटा। F cos थीटा इस डायरेक्शन में, और ये तो यहां से बंधा हुआ है। अगर आप एक चीज यहां से बंधी और आप इस डायरेक्शन में उसको मूव करने की कोशिश करें, क्या वो रोटेट करेगी? हर चीज नहीं स्टूडेंट। लेकिन अगर ये इस पॉइंट से टाइड है, बंधी हुई है, और मैं यूं फोर्स लगाऊं ऐसे, तो ये पूरी चीज ऐसे रोटेट करना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सी फोर्स है जो रोटेशन करवा सकती है? वो F sin थीटा है। तो फिर ये सारी बात लिखने के बाद कि आप कहेंगे कि F sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू R, यानी कि वो जो पोजीशन वेक्टर है, हेंस इट कैन प्रोड्यूस टॉर्क, हेंस इट कैन प्रोड्यूस टॉर्क। तो वो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ इमेजिन करें, हमारा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? हमारा फॉर्मूला था कि टॉर्क किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। तो हम कहेंगे कि वी नो दैट टॉर्क किसके बराबर है? फोर्स। कौन सी फोर्स स्टूडेंट्स? वो फोर्स जो परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर का निशान देख लें, वो फोर्स, हर फोर्स नहीं, परपेंडिकुलर फोर्स। और साथ क्या आएगा जी? साथ आएगा मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म यहां क्या बन रहा है? मोमेंट आर्म तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, और ये R ही बनेगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर फोर्स की जगह अगर मैं लिख दूं, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है? ये वाली। तो मैं लिख दूं F sin थीटा। तो नाउ स्टूडेंट्स, जो फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क का, वो बनेगा R F sin थीटा। इसका मतलब असल फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला तो सिर्फ उस जगह पर था ना जहां 90 है, लेकिन असल फॉर्मूला वो है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर देखें तो हम यहां पर भी थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं कि यहां भी साइन है, लेकिन अगर साइन हो और एंगल 90 हो तो साइन 91 हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे 1 मल्टीप्लाई होकर F और L ही रह जाएगा ना, फोर्स और मोमेंट आर्म। तो आप देखेंगे ये एक्चुअली में फॉर्मूला है, और वो जो पहला फॉर्मूला है वो भी इसी की एक स्पेशल केस बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब बच्चों ने यहां से रूल बना लेने का सर, इसका मतलब फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। हमारे पास एक और चीज भी हो सकती है यहां पर, तो जरा देखिएगा वो क्या चीज है। जस्ट इमेजिन करें, अगर मैं इसी डायग्राम को आपके सामने दोबारा बनाऊं, अब इस डायग्राम में अगर आप फिर से पॉइंट P पर फोर्स F लगाएं, पिवट O से जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो R बने, तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं आप फोर्स को ही रिजॉल्व करें, आप एक और काम भी कर सकते हैं। आप जो मोमेंट आर्म है, जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा पोजीशन वेक्टर R है, आप इसके दो हिस्से बना दें। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है, तो आपको मालूम है थीटा के साथ वाला कॉस वाला कंपोनेंट होता है, तो R cos थीटा। थीटा के सामने वाला R sin थीटा।
नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए फोर्स के परपेंडिकुलर कौन बन रहा है, आर साइन थीटा। तो आप बजाय फोर्स के कंपोनेंट्स बनाने के आप फोर्स को पूरा ले लें और आर के कंपोनेंट्स बना दें। तो यहां से हम कहेंगे कि इस सूरत में आप किसको रिजॉल्व कर रहे हैं, रेजोल्यूशन ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। पोजीशन वेक्टर आर की रेजोल्यूशन, पहले किसकी रेजोल्यूशन किया आपने, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। जब आप आर की रेजोल्यूशन करेंगे तो फिर से आपके पास बनेगा जी टॉ इज इक्वल टू, अब आप फोर्स पूरी लेंगे और आर का वो कंपोनेंट लेंगे जो परपेंडिकुलर, वो कौन सा कंपोनेंट है, आर साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ये फिर से फार्मूला क्या बन गया, आर एफ साइन थीटा। हाँ स्टूडेंट्स आप देख लें दोनों फार्मूले सेम आए, इसका मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको रिजॉल्व करते हैं, जो आपके लिए आसान लगता है आप उसको रिजॉल्व कर दें। आखिरी बात आप लोगों ने देखी स्टूडेंट्स, आपको याद होगा अगर ए डॉट बी आप लोगों को याद हो चैप्टर 2 में, ए डॉट बी किसके बराबर था, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी किसके बराबर था स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी था ए बी साइन थीटा। तो जरा स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर आपके पास ए बी साइन थीटा लिखा हो तो आप उसको क्रॉस में लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास साइन थीटा आ रहा हो तो आप उसको क्रॉस में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हेंस टॉर्क कैन बी रिटन एज, टॉर्क कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये आर एफ साइन थीटा तो हम लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ। स्टूडेंट्स ये है टॉर्क की वेक्टर फॉर्म। स्टूडेंट्स दो बातें और, पहली बात आप देख रहे हैं कि पहले हमारे फार्मूले में क्या चल रहा था, फोर्स और मोमेंट आर्म, लेकिन अब हमारे फार्मूले में एंगल भी आ गया है। तो इसलिए मैं ये जो फैक्टर्स लिखे थे फोर्स मोमेंट आर्म, और अब मैं यहां पर तीसरा फैक्टर भी ऐड कर देता हूं, और वो क्या है, वो है एंगल थीटा के एंगल क्या बन रहा है। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए कि ये जो वेक्टर फॉर्म है अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये बनेगा आर एफ साइन थीटा, साथ एन हैट आएगा, क्योंकि आपको मालूम है वेक्टर प्रोडक्ट जो है उसका आंसर जो है उसमें एन हैट यानी डायरेक्शन आती है। अब ये डायरेक्शन कहां को होगी, जरा ये देखते हैं इसको। स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि टॉर्क क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां होगी, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नाउ स्टूडेंट्स जरा देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला एक दफा फिर से लिखता हूं, आर एफ साइन थीटा साथ एन हैट। नाउ स्टूडेंट्स ये एन हैट बता रहा है डायरेक्शन, और याद रखिएगा ये जो एन हैट होती है इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल में होती है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास एन हैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाया था। तो स्टूडेंट्स राइट हैंड रूल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई चीज रोटेट कर रही है, आप जो फिंगर्स का कर्ल है वो उस डायरेक्शन में रोटेट करें, थंब को सीधा रखें। ये जो थंब है ये आपकी एन हैट की डायरेक्शन बताएगा। और आपने एक और बात नोट की स्टूडेंट्स कि हमारे पास जिस प्लेन में वो चीज रोटेट कर रही है टॉर्क की डायरेक्शन यानी एन हैट की डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर बन रही है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि एन हैट इज ऑलवेज perpendicular टू द प्लेन, किस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसमें आर भी आ रहा है जिसमें एफ भी आ रहा है, कंटेनिंग आर एंड एफ। स्टूडेंट्स आखिर में दो बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहली ऑब्जेक्टिव ये है कि इफ अ बॉडी rotates clockwise and if a body rotates
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। जब कोई बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो तो उसका टॉर्क नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, और जब कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हो तो उसका टॉर्क जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। याद रखिएगा, जितनी भी बॉटल्स वगैरह के कैप होते हैं, जब आप उनको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब वो ओपन होते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तब वो बंद होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, टॉर्क का यूनिट क्या है? जैसे कि आप लोगों ने देखा कि टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू मोमेंटम। फोर्स हमारे पास न्यूटन्स में होती है और मोमेंटम हमारे पास मीटर्स में होता है, डिस्टेंस है ना, तो हमारे पास यूनिट क्या बना इसका? न्यूटन मीटर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं न्यूटन की वैल्यू पुट करूं, न्यूटन की वैल्यू आपको याद होगी चैप्टर 1, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ ये मीटर है, हमारे पास ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं हमारे पास दो यूनिट्स हैं टॉर्क के, न्यूटन मीटर और ये वाला यूनिट। नाउ स्टूडेंट्स, आखिर में जो आखिरी चीज है वो है डायमेंशन। आपको मालूम है डायमेंशन यहीं से निकाली जा सकती है। किलोग्राम मैस है, उसकी जगह एम, मीटर डिस्टेंस है, लेंथ है, उसकी जगह एल, वही पावर, सेकंड टाइम है, उसकी जगह टी और वही पावर, और स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये है टॉर्क की डायमेंशन। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा, और बहुत सी मिसकंसेप्शन जो आप लोगों के जहन में पहले से मौजूद थी आज वो क्लियर हो गई होंगी कि हर घूमती चीज में टॉर्क नहीं होता, टर्निंग और टर्निंग इफेक्ट में डिफरेंस है। स्टूडेंट्स, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।